Hello everyone. Today I am going to teach you chapter 5 of class 9 science, which is the fundamental unit of life, cell. See children, you all have studied our whole body is made up of tiny units which are called cells. In fact, every plant's body is also made up of cells and every living organism has cells in the body. But until 1665, nobody knew about it. And in this year, Robert Hooke conducted an experiment. I'm going to teach you about that experiment. Robert Hooke took a very thin slice of cork. And what is cork? In a tree, the lower thick stem is called trunk. और इस ट्रंक की जो आउटरमोस्ट कवरिंग होती है दैट इज कॉल्ड कॉर्क. इट इज मल्टी लेयर्ड एंड उस मल्टी लेयर्ड सेल्स की भी जो बिल्कुल आउटरमोस्ट कवरिंग है वी कॉल इट एज बार्क, जो कि झड़ती रहती है. एंड चिल्ड्रन उस कॉर्क में से उसने एक पतली सी स्लाइस कट की एंड ही ऑब्जर्व्ड अंडर द माइक्रोस्कोप. चिल्ड्रन उस समय माइक्रोस्कोप भी इन्वेंट हुआ था और रॉबर्ट हुक ने कोशिश की थी टू प्रिपेयर अ होम मेड माइक्रोस्कोप. सी चिल्ड्रन, अगर आप नॉर्मली कॉर्क को देखते हैं या आपको पता है आपकी स्किन में सेल्स हैं, लेकिन ये सेल्स तो दिखते ही नहीं है. एंड चिल्ड्रन, कोई भी चीज को अगर हम इनलार्ज करके देखना चाहें तो यू नो दैट वी यूज मैग्नीफाइंग ग्लास, दैट इज अ काइंड ऑफ लेंस. लेकिन इस केस में मैग्नीफाइंग ग्लास कैन ऑल्सो नॉट हेल्प टू सी द सेल्स ऑफ स्किन और द सेल्स ऑफ द कॉर्क. तो सेल्स का एक अरेंजमेंट करना पड़ता है और उस अरेंजमेंट को माइक्रोस्कोप फॉर्म देनी पड़ती है. ओनली देन अ वेरी स्मॉल थिंग गेट्स enlarged by many hundreds of times and it can be seen. तो रॉबर्ट हुक ने ये अरेंजमेंट किया. उसमें इवन कैंडल भी जलाई थी. तो इट वॉज अ क्रूड काइंड ऑफ और रफ काइंड ऑफ माइक्रोस्कोप बट इट कुड वर्क टू सम एक्सटेंट. और रॉबर्ट हुक ने देखा जो स्लाइस ऑफ कॉर्क बिल्कुल फ्लैट और प्लेन लग रही थी, it was actually made up of tiny structures. जैसे हनी कॉम होता है बिहाइव में, आप देखते हैं तो इस तरह के स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे थे. एंड चिल्ड्रन, ग्रीक लैंग्वेज में एक छोटे से टाइनी रूम को हम बोलते हैं सेल. सो ही कॉल्ड देम एज सेल्स एंड ही सेड दैट कि ये जो थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क है एक्चुअली सेल्स की बनी हुई है. उस समय ये नहीं पता था कि सेल्स के अंदर और भी स्ट्रक्चर्स होते हैं. धीरे धीरे और भी साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसके ऊपर वर्क किया एंड वी गॉट टू नो कि नॉट ओनली द कॉर्क बट एवरी पार्ट ऑफ द प्लांट इज मेड अप ऑफ सेल्स और बाकी ऑर्गेनिजम्स में भी सेल्स होते हैं. एंटन ल्यूवेनहिक, another scientist, the credit of inventing the modern microscope goes to him. और एंटन ल्यूवेनहिक ने ये भी देखा कि वाटर के अंदर बहुत सारे सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर देयर. So he discovered many unicellular organisms also like amoeba. And we also say that Anton Leeuwenhoek discovered the first living cells. रॉबर्ट हुक ने जो सेल्स देखे थे उसके अंदर उसे नहीं पता था कि कुछ एक्टिविटीज चल रही हैं या ये लिविंग स्ट्रक्चर्स हैं. अकॉर्डिंग टू हिम दीज वर सिंपली द डेड स्ट्रक्चर्स. देन चिल्ड्रन, देयर वर एफर्ट्स ऑफ अदर साइंटिस्ट आल्सो. रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर्ड न्यूक्लियस इन द सेल. Purkinje, another scientist, he used the term protoplasm for the first time. और प्रोटोप्लाज्म होता क्या है? एक सेल का लिविंग कंटेंट. देखिए, एक सेल में आपको पता है कि अंदर साइटोप्लाज्म है. ऑलरेडी आप पढ़कर आए हैं इन द लोअर क्लासेस. साइटोप्लाज्म के अलावा उसमें बहुत सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं और ये सारे स्ट्रक्चर्स जो हैं दे गेट सराउंडेड बाय अ सेल मेम्ब्रेन. और इस पूरे स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं ये एक लिविंग कंटेंट ऑफ द सेल है. अंदर के जितने भी पार्ट्स हैं उस सेल मेम्ब्रेन के अंदर वी कॉल इट एज प्रोटोप्लाज्म. और जैसे ही हम कहते हैं कि इट इज सराउंडेड बाय द सेल मेम्ब्रेन वी कॉल इट एज प्रोटोप्लास्ट. क्योंकि अंदर के अगर पार्ट्स हमारे पास होंगे लेकिन अगर वो सेल मेम्ब्रेन से सराउंडेड नहीं होंगे तो इट विल नॉट बिहेव लाइक अ लिविंग थिंग. तो एक लिविंग कंटेंट होने के लिए जरूरी है कि सेल शुड ऑल्सो बी सराउंडेड वेल बाय द सेल मेम्ब्रेन. प्लांट सेल में आपको पता है कि एडिशनल डेड लेयर भी होती है, दैट इज सेल वॉल. सो द इंटायर लिविंग कंटेंट ऑफ द सेल इज कॉल्ड प्रोटोप्लास्ट. और उस प्रोटोप्लास्ट में जो अंदर वाला पार्ट है साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस और बाकी सारे पार्ट्स मिलाकर दैट इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म.
एंड दीज टर्म्स वर यूज्ड बाय J.E. Purkinje. धीरे धीरे साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट करते चले गए एंड इट वॉज डिक्लेयर दैट एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ सेल्स एंड सेल थ्योरी फॉर्मुलेट की गई बाय M.J. Schleiden एंड T. Schwann. और सेल थ्योरी के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो यही है कि एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ सेल्स एंड सेल इज द स्ट्रक्चरल एज वेल एज फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. Modern cell theory also says that every cell has the same basic design irrespective of its shape and size. हो सकता है सेल स्फेरिकल है, स्पिंडल शेप्ड है, क्यूबॉइडल इन शेप है, लेकिन उसके बेसिक स्ट्रक्चर सेम होंगे. सभी में सेल मेम्ब्रेन होगी, अंदर साइटोप्लाज्म और दूसरे स्ट्रक्चर्स होंगे. सो दैट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ मॉडर्न सेल थ्योरी. एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो सेल थ्योरी में ऐड किया गया था दैट वॉज बाय रुडोल्फ वर्शॉ. And he said omnis cellula is celluli, which means every new cell arises from pre-existing cell. मान लीजिए आपकी बॉडी में कोई कट लग जाता है और उसके बाद वो हील अप हो रहा है तो नए नए सेल्स बनने लगते हैं और वो हीलिंग हो जाती है. तो आसपास की जो सेल्स है उसमें सेल डिवीजन होता है और उसी से वो नए सेल्स बनते हैं. तो न्यू सेल अराइजेस फ्रॉम द प्रीवियस सेल्स विच आर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन योर स्किन. हियर आई ऑल्सो वॉन्ट टू टेल यू, जब इस अर्थ पर लाइफ स्टार्ट हुई थी तो फर्स्ट सेल्स जो बने थे बैक्टीरिया एंड वायरस, तो ये सेल्स बने थे फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स. तो उस समय नॉन लिविंग थिंग्स से कैसे सेल्स बन गए? उस समय ये चीज नहीं थी कि एवरी न्यू सेल अराइजेस फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल, क्योंकि पहले तो सेल एग्जिस्ट ही नहीं करते थे, पहली बार बने थे बिलियंस ऑफ ईयर्स बैक. See children, that time environment was different, temperature of earth was different, और जो लाइफ स्टार्ट हो रही थी वो अलग तरीके से रिएक्शन चल रही थी एंड द लाइफ गॉट स्टार्टेड. दिस यू विल स्टडी इन इवोल्यूशन प्रोसेस इन 10th क्लास. सो चिल्ड्रन, आफ्टर द एफर्ट्स ऑफ ऑल दीज साइंटिस्ट्स, टुडे वी नो अ लॉट अबाउट द सेल्स. इफ आई टॉक अबाउट अ सिंगल सेल, whether it is amoeba or any cell of your body, today we know that there are many cell organelles and they are performing different roles. अगर मैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करती हूँ लाइक अमीबा, तो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है और सारे लाइफ प्रोसेसेस परफॉर्म करता है. ये अमीबा में फूड भी कंज्यूम होता है बाय दैट सिंगल सेल, वेस्ट भी रिमूव होता है, रिप्रोडक्शन भी होता है एंड रेस्पिरेशन भी हो रहा है. तो सिंगल सेल इज परफॉर्मिंग एवरी रोल, लेकिन उसके अंदर ऑर्गेनील्स हैं विच आर टेकिंग अप देयर रोल्स. सो वी सी दैट देयर इज डिवीजन ऑफ लेबर विद इन द सेल. ऐसे ही हमारी बॉडी के सेल की बात करें किसी एक सेल की, तो उसके अंदर अलग अलग पार्ट्स अलग अलग काम कर रहे हैं. लेकिन हमारी बॉडी का जो डिवीजन ऑफ लेबर है उसको हम थोड़ा लार्ज एक्सटेंट पर बात करेंगे, थोड़ा लार्ज लेवल पर लेकर जाते हैं. हमारी बॉडी में you know that many cells are there and a group of cells form tissue and many tissues together form organ or the body part and many organs form the organ systems. There are many organ systems in your body and all these organ systems together form the whole body of organism. Children, by looking at this, it becomes clear that cell is the structural as well as functional unit of life, and I am explaining it a little more. See children, an organism has many organ systems like digestive system, respiratory system, excretory system, etc. और अगर आप किसी भी एक सिस्टम की बात करें like digestive system, तो that system is made up of many organs, many parts. This is stomach, intestines, these are parts of the digestive system है. और किसी भी एक ऑर्गन की अगर आप बात करें तो इट इज मेड अप ऑफ टिश्यूज. सपोज चिल्ड्रन लाइक हैंड इज एन एक्सटर्नल ऑर्गन, तो आप देखेंगे इसमें बहुत सारे टिश्यूज हैं. ब्लड इज देयर, ब्लड इज अ टिश्यू. बोन इज देयर, बोन इज अ टिश्यू. स्किन इज देयर, दैट इज ऑल्सो टिश्यू. नर्व्स आर देयर, सो दैट इज अ पार्ट ऑफ नर्वस टिश्यू. तो इन सारे टिश्यूज की हेल्प से आपका हैंड वर्क कर पाता है. एंड चिल्ड्रन, एवरी टिश्यू, मैं नर्वस टिश्यू की बात करती हूं तो इट इज मेड अप ऑफ नर्व सेल्स.
मस्कुलर टिश्यू की बात करती हूं तो इट इज मेड अप ऑफ मसल सेल्स. तो वी कैन से finally that an organism's body is made up of very small units called cells. So cell is the structural unit of life. अगर हम बात करें फंक्शन की, देखिए एक ऑर्गेनिज्म कैसे फंक्शन कर रहा है, कैसे उसकी सारी एक्टिविटीज परफॉर्म हो रही हैं, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ द ऑर्गन सिस्टम. और कोई भी ऑर्गन सिस्टम कैसे एफिशिएंटली वर्क कर रहा है, बिकॉज इट ऑर्गन्स आर सपोर्टिंग. और कोई भी ऑर्गन, आई जस्ट गिव यू द एग्जांपल ऑफ हैंड, कैसे वर्क करता है, बाय द हेल्प ऑफ ऑल इट्स टिश्यूज. और कोई भी टिश्यू कैसे काम कर रहा है, बाय द हेल्प ऑफ इट्स सेल्स. सेल्स के अंदर बायोकेमिकल रिएक्शंस हो रही हैं. सो वी कैन से दैट एन ऑर्गेनिज्म is able to function because of all the biochemical reactions that are taking place in the cells. So cell is also the functional unit of life. एक यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म में तो बहुत ही क्लियर है कि सेल इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, क्योंकि वो एक सिंगल सेल जो है सारे काम कर रहा है. सो चिल्ड्रन, वी हैव ऑल्सो डिवीजन ऑफ लेबर. अब हम एक एक करके डिस्कस करेंगे अबाउट द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सेल and what is their role. First of all, let me tell you, a cell is actually a tiny bag-like structure, and you know that its outer boundary is called cell membrane. Cell membrane is also called plasma membrane or plasma lemma, and then there are nucleus and other organelles are also there. I will be taking up later on. I am focusing on cell membrane first of all. See children, सेल के अंदर बायोकेमिकल रिएक्शंस हो रही हैं. व्हाट आर दीज? देखिए, केमिकल रिएक्शन आप सबको पता है कि कैसे रिएक्टेंट्स रिएक्ट करते हैं, प्रोडक्ट्स बनते हैं, तो ये रिएक्शंस होती हैं. हमारे सेल्स में जितनी भी बायोकेमिकल रिएक्शंस हो रही हैं, दे आर इंपॉर्टेंट फॉर लाइफ, सो वी कॉल देम एज बायोकेमिकल रिएक्शंस. अब इन रिएक्शंस के लिए मटेरियल्स चाहिए होते हैं, तो दोज मटेरियल्स पास थ्रू द सेल मेम्ब्रेन एंड एंटर इनटू द सेल. ऑल्सो इनसाइड द सेल many waste products are formed and these have to be removed. तो सेल मेम्ब्रेन जो है that is porous in nature, और पोर्स की वजह से इट अलाउज द सब्सटेंसेस टू गो इन और आउट. सेल मेम्ब्रेन को हम ये भी बोलते हैं कि सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है. ऐसा नहीं है कि एवरीथिंग विल एंटर और एवरीथिंग विल गो आउट. ओनली सिलेक्टेड सब्सटेंसेस आर अलाउड टू एंटर द सेल और टू गो आउट ऑफ द सेल, एंड दैट इज व्हाई वी कॉल इट एज सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन. अब एग्जैक्टली ये होता कैसे है, इसके लिए मैं एग्जाम्पल ले रही हूं, that of movement of oxygen and carbon dioxide. See children, there should be concentration difference for the movement of the particles. मान लीजिए ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन सेल के अंदर कम है और सेल के बाहर ज्यादा है. Then what will happen? From its region of higher concentration, oxygen will start moving to the region of its lower concentration. And this process is called diffusion. इसी तरह से मान लीजिए सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड फिल्डअप हो गई है. लाइक यू नो दैट सेल के अंदर रेस्पिरेशन रिएक्शन होती है, विच आई विल बी टेकिंग अप लेटर ऑन ऑल्सो इन द सेम चैप्टर. तो जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड अंदर बनती है बाय रेस्पिरेशन, तो इट इज अ वेस्ट एंड इट हैज टू गो आउट, एंड इट्स कंसंट्रेशन इज हाई इनसाइड द सेल देन आउटसाइड, सो दिस कार्बन डाइऑक्साइड विल डिफ्यूज आउट. तो डिफ्यूजन प्रोसेस होता है फॉर द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस इन एंड आउट ऑफ द सेल. सी चिल्ड्रन, नॉट ओनली द गैसेस, अदर लिक्विड एंड सॉलिड सब्सटेंसेस कैन ऑल्सो डिफ्यूज इन एंड आउट बेस्ड ऑन द डिफरेंस इन द कंसेंट्रेशन. अब हम बात करेंगे अबाउट द मूवमेंट ऑफ वाटर विच टेक्स प्लेस बाय अ स्पेशल काइंड ऑफ डिफ्यूजन, एंड दैट इज कॉल्ड osmosis. To understand osmosis, first of all we should know about the concentration of water, whether it is less or more in a particular solution. Now see children, in osmosis also water movement takes place from higher concentration to lower concentration. लेकिन पहले आप ये समझ लीजिए
कि वाटर की कंसेंट्रेशन कम और ज्यादा कैसे कंसीडर की जाती है. See children, this is an empty glass and here this is tap water, right? इसमें थोड़े बहुत मिनरल सॉल्ट्स तो डिसॉल्व हैं. फाइन. नाउ आई पुट अ लिटिल वाटर इन दिस ग्लास. इफ आई आस्क यू कि किसमें वाटर की कंसेंट्रेशन ज्यादा है, यू मे से कि अभी तो पानी इसमें ज्यादा है, सो वाटर की कंसेंट्रेशन इसमें ज्यादा है. लेकिन चिल्ड्रन, यहां पर कंसेंट्रेशन का मीनिंग ये नहीं है. यहां पर अमाउंट ऑफ वाटर जरूर इसमें ज्यादा है और इसमें कम है, लेकिन इन दोनों ही ग्लासेस में वाटर की कंसेंट्रेशन सेम है. और ये कैसे डिसाइड होती है? सी चिल्ड्रन, इसमें कितना सोल्यूट डिसॉल्व है. फ्रॉम टॉप टू बॉटम जो सॉल्वेंट एंड सोल्यूट की रेशियो है दैट इज सेम एज इन दिस वाटर. इसमें भी सॉल्वेंट और सोल्यूट उतना ही है. अगर हम रेशियो निकालेंगे दैट वुड बी सेम. So concentration of water in both these glasses is same. और अगर मैं इस ग्लास में 1 स्पून शुगर डाल देती हूं, यानी कि सोल्यूट मैंने ज्यादा बढ़ा दिया इसमें, तो इसमें वाटर की कंसेंट्रेशन कम हो जाएगी. जबकि वाटर इसमें कम है, अमाउंट ऑफ वाटर इसमें कम है, लेकिन सोल्यूट इसमें ज्यादा होने से वाटर की कंसेंट्रेशन इसमें अब कम होगी. तो ये चीज आपको बहुत ध्यान रखनी है. बिफोर आई एक्सप्लेन दिस, एक टर्म और मैं क्लियर कर देती हूं, एंड दैट इज कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन एंड डाइल्यूट सॉल्यूशन. थोड़ा सा आपको लगेगा कि कंट्रास्टिंग है ये, बहुत ध्यान से सुनेंगे तो इट विल बी क्लियर टू यू. सी चिल्ड्रन, डाइल्यूट सॉल्यूशन हैज मोर वाटर, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन हैज लेस वाटर. उसमें सॉल्यूट ज्यादा है. एंड इफ आई आस्क यू कि दोनों में से वाटर की कंसेंट्रेशन किसमें ज्यादा है, सो सी चिल्ड्रन, डाइल्यूट सॉल्यूशन में वाटर की कंसेंट्रेशन ज्यादा होती है. वाटर कंसेंट्रेशन इज मोर. और कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन में वाटर की कंसेंट्रेशन कम होती है. वाटर कंसेंट्रेशन इज लेस. तो ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए. अब मैं जो भी कुछ आपको बताऊंगी, जैसे कि ऑस्मोसिस अभी हम स्टडी करेंगे, आई वॉन्ट बी यूजिंग डाइल्यूट एंड कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन. दीज वर्ड्स आई वॉन्ट यूज. आई विल बी यूजिंग द वर्ड वेदर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इज लेस और कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इज मोर. तो आप इस पर फोकस कीजिएगा ज्यादा. ठीक है. अगर आप इसके साथ कनेक्ट करेंगे तो देयर कैन बी सम कंफ्यूजन, बट इफ यू लिसन टू मी अगेन एंड अगेन तो ये चीजें क्लियर हो जाएंगी. फाइन. अब हम डिस्कस करते हैं कि ऑस्मोसिस में एग्जैक्टली क्या होता है. डिफ्यूजन की तरह ही वाटर की कंसेंट्रेशन जहां ज्यादा है वहां से वाटर उस साइड मूव कर जाता है जहां वाटर की कंसेंट्रेशन कम है, और ये मूवमेंट होती है हमेशा अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन. देखिए, डिफ्यूजन आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा है, जैसे कि परफ्यूम डिफ्यूज हो जाती है इनटू द एयर इन द रूम, उसमें सेल मेम्ब्रेन का तो कोई रोल है ही नहीं. तो डिफ्यूजन कैन अकर विदाउट सेल मेम्ब्रेन ऑल्सो. देखिए, परफ्यूम जब स्प्रेड होती है उस समय भी यही होता है. जैसे परफ्यूम आपने यहां लगाया, यहां परफ्यूम की कंसेंट्रेशन ज्यादा है, रूम में कम है, सो इट विल स्टार्ट मूविंग from the region of its higher concentration to the region of its lower concentration. That means it will spread in the room. और without cell membrane diffusion हो रहा है. तो diffusion across the cell membrane भी हो सकता है, without cell membrane भी हो सकता है. और यहां पर मैं डिस्कस करने वाली हूं osmosis के बारे में, which only occurs across the cell membrane, and in osmosis there is movement of water molecules, liquid molecules. यहां पर हम सॉलिड और गैसेस की बात नहीं करेंगे. और वाटर की कंसेंट्रेशन किस पर डिपेंड करेगी कि हाउ मच सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन इट. एंड नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस फ्यू एक्सपेरिमेंट्स विद यू एंड यू कैन ट्राई दिस एट योर होम. सी चिल्ड्रन, अगर हम कुछ रेजिन्स लेते हैं, किशमिश, एंड पुट देम इन वाटर, after some time you will find that they will swell. You can do this experiment by using rajma and gram also, लेकिन उसके लिए आपको overnight soak करना पड़ेगा. रेजिन से ये एक्सपेरिमेंट जल्दी हो जाता है. Now for the experiment, suppose
we take some water in a glass or in a beaker. This is the normal tap water. It has some dissolved mineral salts in it, and let us put some resins in it, that is kishmish. Now we will observe this after some time, and we find that these resins swell up. Why this happens? So that I am making it clear. See children, these resins are made up of cells. Plant cells हैं ये, और हर सेल के अंदर सेल सैप होता है. That cell sap is actually the moisture content and the dissolved solute found inside the cell. Also, the water which we have taken, it has some dissolved mineral salts, and अगर हम compare करते हैं concentration of water in this solution and inside the cell sap, we find that water concentration is more outside. तो इस तरह का जो solution होता है जिसमें concentration of water is more as compared to the cell sap is called hypotonic solution. और hypotonic solution में किस तरह से osmosis process होता है? Water is entering in the cell. क्योंकि higher concentration बाहर है और water की कम concentration cell sap के अंदर है, तो water will start entering in, and that is why these resins have swollen up or these have become turgid. और ये osmosis process से ही हुआ है, और this kind of osmosis is called endoosmosis. चलिए अब एक दूसरा सॉल्यूशन लेते हैं. इसमें हमने नॉर्मल वाटर लिया अगेन, बट दिस टाइम वी हैव एडेड सम शुगर ऑल्सो इन इट. हमने इतनी शुगर डाली कि वाटर की कंसेंट्रेशन कम हो चुकी है एज कंपेयर टू दी सेल सैप. तो अब की बार क्या होगा, जो भी आप रेजिन्स लेंगे उसमें से वाटर बाहर आएगा. अब वाटर रेजिन सेल्स के अंदर नहीं जाएगा. And again, this is by the process of osmosis, and this kind of osmosis is called exoosmosis. और आप देखेंगे कि ये shrink हो चुकी है resins और they become flaccid. And such a solution is called hypertonic solution. So the solution in which concentration of water is less as compared to the concentration of water inside the cell sap is called hypertonic solution, and in such a solution the cells always shrink. एक और solution होता है isotonic solution. See children, iso एक prefix है which means same, और isotonic solution में water की concentration same होती है as it is in the cell sap. And as a result, the cells neither swell up nor they become flaccid or they don't shrink. Children, whether it is hypotonic or isotonic solution, जो भी water की movement हो रही है in all these cases, this is free movement of water. और एक चीज मैं बहुत क्लियर कर रही हूँ, ध्यान से सुनेंगे. वाटर इसमें सिर्फ अंदर नहीं जा रहा है. एक्सपेरिमेंट देखकर तो आपको लगा था कि वाटर अंदर गया था एंड दैट इज व्हाई दे गॉट स्वॉलन. एक्चुअली वाटर अंदर और बाहर दोनों तरफ जा रहा होता है, बट मोर ऑफ द वाटर इज एंटरिंग इन एज कंपेयर टू द वाटर विच इज कमिंग आउट ऑफ द सेल्स, एंड दैट इज व्हाई दे गॉट स्वॉलन. वाटर की मूवमेंट फ्री होती है एंड दैट इज व्हाई वाटर इज मूविंग अक्रॉस इन एंड आउट. इसी तरह से हाइपरटोनिक में भी दोनों तरफ वाटर की मूवमेंट है, लेकिन जो वाटर बाहर आ रहा है दैट इज मोर एज कंपेयर टू द वाटर दैट इज एंटरिंग इन. और आइसोटोनिक सॉल्यूशन में जितना वाटर अंदर जाता है उतना ही वाटर बाहर आ रहा होता है, एंड वी से दैट नेट मूवमेंट ऑफ वाटर इज नॉट देयर. चिल्ड्रन, आप इस एक्सपेरिमेंट को प्लांट सेल की हेल्प से कर सकते हैं. लाइक आई टोल्ड यू, राजमा और ग्राम सीड्स की हेल्प से भी कर सकते हैं. रेजिन्स यू कैन ऑलवेज टेक. लेकिन अगर हम इसी एक्सपेरिमेंट को करना चाहें बाय यूजिंग सम एनिमल सेल, तो क्या करेंगे? देखिए, ऑस्मोसिस हमेशा लिविंग सेल्स में ही होता है. तो एनिमल सेल के लिए एक लिविंग सेल आप कौन सा यूज करेंगे? तो यहाँ हमारे पास एक बेस्ट चॉइस है कि वी कैन टेक द हेन्स एग. एग रिप्रेजेंट्स सिंगल सेल. अगर वो फर्टिलाइज्ड एग है तो दैट इज डेवलपिंग एम्ब्रियो, दैट इज अ मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर इन इट. हेन्स एग में
जो योक वाला पार्ट है उसके अंदर सेल होता है. द इंटायर एग इज नॉट द सेल. योक या व्हाइट पार्ट ऑफ द एग दैट इज कॉल्ड एल्ब्यूमिन एंड कैल्शियम कार्बोनेट शेल, ये सारी प्रोटेक्टिव लेयर्स हैं या फिर न्यूट्रिटिव लेयर्स हैं. एंड अगर हमें एक्सपेरिमेंट करना है तो हमें इसकी कैल्शियम कार्बोनेट लेयर को हटाना पड़ेगा. देखिए, सेल को डिस्ट्रॉय नहीं करना है, लिविंग सेल ही रहना चाहिए, तभी ऑस्मोसिस प्रोसेस विल टेक प्लेस. तो व्हाट इज डन, कैल्शियम कार्बोनेट लेयर को हटाने के लिए वी कीप द एग इन सम एसिड. सपोज एग को हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डाल दिया और कुछ टाइम के बाद मेटल कार्बोनेट यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट और एसिड का रिएक्शन होगा एंड दिस कैल्शियम कार्बोनेट लेयर विल डिसॉल्व इन द एसिड. और उसके बाद बहुत ध्यान से एग को हम निकालते हैं, वॉश करते हैं एंड देन वी डू द एक्सपेरिमेंट बाय कीपिंग देम इन हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन. एक क्वेश्चन हम अक्सर पूछते हैं कि रेड ब्लड सेल्स को ब्लड बैंक्स में जब से रखा जाता है या लैब्स में जब रखा जाता है तो रेड ब्लड सेल्स को हम हाइपोटोनिक मीडियम में क्यों नहीं रखते, क्योंकि उसमें वो स्वेल अप हो जाएंगे, टर्जिड हो जाएंगे एंड एज अ रिजल्ट टर्गर प्रेशर विल बी अप्लाइड टुवर्ड्स आउटसाइड. क्योंकि ये एनिमल सेल है तो ये बर्स्ट हो जाएगा. प्लांट सेल में ये बर्स्टिंग नहीं होती बिकॉज इट हैज एन एडिशनल कवरिंग कॉल्ड सेल वॉल एंड दिस काउंटर बैलेंसेस दैट टर्गर प्रेशर. So RBCs are always kept in other kind of solution. एक isotonic solution होता है Ringer's solution, which is isotonic to the animal cell. So children, उसके अंदर कुछ इस तरह के salts हम कैलकुलेट करके डिसॉल्व करते हैं कि उसकी वाटर कंसेंट्रेशन is similar to that of the animal cell. Now I am going to tell you more about cell wall. सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं अबाउट अ फिनोमिनन कॉल्ड प्लाज्मोलिसिस. अगर आप किसी प्लांट सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं तो वो श्रिंक होगा, वी नो दैट. लेकिन इसकी श्रिंकेज थोड़ा अलग तरीके से होती है एंड एक्चुअली प्लाज्मोलिसिस अकर्स. मैं एक प्लांट सेल बना रही हूं. दिस इज द सेल वॉल एंड दिस इज सेल मेम्ब्रेन. Or inside there is a big vacuole, nucleus, and then there are some other structures. Let us draw some plastids, which is the biggest organelle in the plant cell. अगर हम plant cell को hypertonic solution में रखते हैं तो cell sac में से water will come out. और इस तरह से आएगा कि the entire protoplast will lose its contact with the cell wall. तो आप देखेंगे ये सेल वॉल है और ये श्रिंक होता चला जा रहा है. दिस इज द वैक्यूल, न्यूक्लियस एंड अगेन प्लास्टिड्स. और थोड़ी देर के बाद हम देखेंगे कि ये बिल्कुल कॉर्नर में आगे शिफ्ट हो चुका है या किसी भी साइड हो सकता है. न्यूक्लियस एंड अदर ऑर्गेनेल्स आर देयर. दिस इज प्लाज्मोलाइज्ड सेल. एक बात और आप कहेंगे में दिखेगा कैसे सेल, तो बहुत छोटा होता है. सी चिल्ड्रन, पहले लीफ के सेल्स को अंडर द माइक्रोस्कोप देखते हैं और उसके बाद जब वो प्लाज्मोलाइज्ड हो जाता है देन वी अगेन ऑब्जर्व इट अंडर द माइक्रोस्कोप. तो जो सेल सैक में से पानी निकल रहा था इट गेट्स फिल्ड इन दिस एरिया फर्स्ट ऑफ ऑल एंड वी सी दैट प्लाज्मोलिसिस हैज अकर्ड. अगर हम इसे वापस एक ऑपोजिट टाइप ऑफ सोल्यूशन में दैट इज हाइपोटोनिक सोल्यूशन में रख देंगे तो डी प्लाज्मोलिसिस विल अकर and again the same condition will be regained. देखिए, सेल वॉल इज टू यूजफुल फॉर द प्लांट्स. नेचर ने प्लांट के हर एक सेल में सेल वॉल क्यों प्रोवाइड की? प्लांट्स भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं बट दे लीड अ सेडेंटरी लाइफ. फिक्स होते हैं एक प्लेस पर, जबकि एनिमल्स शो लोकोमोशन, दैट मीन्स दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. मान लीजिए हैवी विंड्स आर ब्लोइंग, स्कॉचिंग हीट इज देयर, या फिर बहुत तेज बारिश हो रही है तो एनिमल्स क्या करते हैं? दे मूव टू सम सेफ प्लेस. लेकिन प्लांट्स हैव टू बेयर ऑल दीज हार्श कंडीशंस बाय बीइंग एट वन प्लेस ओनली. सो दे हैव बीन प्रोवाइडेड विद दिस एक्स्ट्रा मैकेनिकल स्ट्रेंथ ड्यूरिंग दिस कोर्स ऑफ evolution process you will study in the next class. And children, ये सेल वॉल एक एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ देती है
This cell wall also helps the plants to survive in hypotonic medium without bursting. This I have already explained. एक बार जरा केमिकल कॉम्पोजिशन की बात कर लें कि व्हाट इज सेल वॉल मेड अप ऑफ. अ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट नोन एज सेल्यूलोज दैट मेक्स द सेल वॉल. सेल मेम्ब्रेन की केमिकल कॉम्पोजिशन भी आपको पता होनी चाहिए. दैट इज मेड अप ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स. लिपिड्स फैट लाइक सब्सटेंसेस हैं. So children, that is about the outermost covering of the animal cells and plant cells. एक चीज और मैं क्लियर कर दूं, कई बार कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि आउटरमोस्ट कवरिंग प्लांट सेल की तो सेल वॉल हो गई और एनिमल सेल की सेल मेम्ब्रेन हो गई. तो दे थिंक कि प्लांट सेल में सेल मेम्ब्रेन होती ही नहीं है. अभी मैंने जब ये ड्रॉ किया था तो आई होप इट वुड हैव बिकम क्लियर टू यू कि प्लांट सेल में सेल मेम्ब्रेन तो है ही, एक एडिशनल कवरिंग है सेल वॉल. And so you should know this. Children, in the next session, I will be teaching you about nucleus and the other cell organelles as well as about the types of cell division. Till then, goodbye. See you soon.